रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 6 अप्रैल 2024 को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये है जी आज की पिक्चर डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, जो शो कर रही है कि जहरीले ख़त मिल रहे हैं जजेस को, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और 17 जजेस जो हैं उनको ये ख़त मिल चुके हैं। और उसके अंदर एक वाइट रंग का जहरीला पाउडर भी जो है वो मौजूद है। जी हमारा जो पर्पस है डैट इज़ BRU फार्मूला हमने अप्लाई करना है, बिल्ड करना है हमने अपना डाटा, वोकेबलरी वर्ड्स, और उस डाटा से हमने इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अपने माइंड के अंदर रिटेन करना है। फिर हमने यूज़ करना है नॉलेज को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, वोकेबलरी वर्ड्स को। पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, सोशल साइंसेस हो, उसका पेपर हल करने के लिए, और साथ साथ हमने क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करनी है। अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उनको करना है जी स्ट्रॉन्ग। ये है जी टाइटल आज के एडिटोरियल का और ओपिनियन का। सबसे पहले जी एडिटोरियल जो हैं, सबसे पहली है जी डेडली कैंपेन। डेडली कैंपेन मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इंडिया की, वो टारगेट कर रही हैं, और वो लोग स्पेशली जो आर्म्ड ग्रुप में शामिल थे कश्मीर के, उनको कत्ल किया जा रहा है, उसके बारे में है। सेकंड फ़ेज़ के अंदर ये आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान के अंदर आए थे, 4 बिलियन रेफ्यूजीज़ आए थे, उनको हमने फ़र्स्ट फ़ेज़ में निकाला है। अब सेकंड फ़ेज़ में दोबारा हम जो अफ़गानी रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको निकालने के स्टेप्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। थर्ड है जी GE आउटब्रेक। GE गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है ये बीमारी है, ये गंदा पानी पीने से होती है। आउटब्रेक का मतलब ये फैल रही है कराची के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, उसके बारे में बताएगा। साथ फिर उसके बाद जो हैं ओपिनियंस हैं। ओपिनियन में जो पहली है डैट इज़ इट इज़ नॉट द NFC अवार्ड। ये जो NFC अवार्ड है जिसके अंदर जो शेयर्स हैं प्रोविंसेस के, वो देती है, वो दिए जाते हैं इकोनॉमी शेयर्स, और वो देता कौन है जी? फेडरल देता है। तो उसके बारे में है। और वेयर इज़ आवर प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पे राइटर कहेगा कि जो प्ले ग्राउंड है ना, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये बड़े अहम हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्ले ग्राउंड बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, और उनकी जो स्किल्स हैं वो सही तरह से निकल के बाहर नहीं आती। वो हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट डिक्लाइन, इसके अंदर राइटर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमंस की डेवलपमेंट पे काम नहीं होता, एजुकेशन, हेल्थ पुअर है, उसके बारे में बात करेगा। मेड इन पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, और अभी जो इसराइल के अंदर जो आपको पता है कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है गज़ा पे, उसकी वजह से मुसलमानों ने जितनी भी इसराइल की कंपनीज़ हैं उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेना बंद कर दी हैं। उसके बारे में जो है ये ओपिनियन है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम मेन क्रक्स और मेन जो समरी है वो डिस्कस करते हैं जी फर्स्ट एडिटोरियल की, जो है जी डेडली कैंपेन। ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है जी? अ सीरीज़ ऑफ मिस्टीरियस किलिंग। मतलब मिस्टीरियस होता है कि अननाउन, मतलब सीक्रेटली लोगों को मार दिया जाता है। और ये ख़ास तौर पे ये जो इस साल जो है ये ज़्यादा केस हमें देखने को मिले हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को, उन इंडिविजुअल को मारा जाता है जिनका ताल्लुक़ कश्मीर सेंट्रिक जो आर्म्ड ग्रुप है ना, जो मुजाहिदीन मतलब हैं, उनसे है। और ये बिलीव किया जाता है कि ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंडियन इंटेलिजेंस। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो काम कर रहा है डेडली कैंपेन जो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये जो लोग मर रहे हैं, इनके पीछे जो मेन करता धरता है वो कौन है जी? इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि एक इन्वेस्टिगेशन है द गार्डियन, एक आपको पता है जी ये ब्रिटिश
अखबार है, इसकी रिपोर्ट भी आई है कि ये जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ये पाकिस्तान के अंदर 2020 से जो है पाकिस्तान की ज़मीन पे क्या कर रही हैं, असैसिनेशन कर रही हैं, कत्ल कर रही हैं, और 20 बंदे इन्होंने कर दिए हैं कत्ल। और आपको पता है जी कौन सी एजेंसी है इंडिया की, वो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। तो और क्या कहता है राइटर, कनाडा जो है वो भी इल्ज़ाम लगाता है, यूएस भी कहता है कि सिमिलर इंसिडेंट उनकी ज़मीन पे भी हुए हैं और वहाँ पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जिस तरह कनाडा और इंडिया की आपने डिप्लोमेटिक वार देखी आपने, आपस में वो इनकी थोड़ी सी तल्ख अंदाज में डिप्लोमेट इन्होंने आपस में बुला भी लिए वापस। तो ये भी इसी वजह से था कि इंडियन इंटेलिजेंस ने जाके वहाँ पे सिखों के किसी गुरु को मारा था, इंडिकेटिंग अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन। तो ये शो कर रहा है, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, ये जो जुडिशियल सिस्टम है ना, मतलब एक जो अदालती निज़ाम जिसमें जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, ये अदालत से बाहर अपना किसी और माहौल में काम करती हैं, ख़ुद ही ये जाके जज़ा सज़ा सुना देते हैं जिन लोगों को इन्होंने टारगेट करना हो। पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसकी तरफ से बयान आया है कि ये जो परपीट्रेटर, ये जो बढ़ता जा रहा है मर्डर पाकिस्तान के अंदर, जस्टिस की ज़रूरत है और इंटरनेशनल रिस्पांस की ज़रूरत है। ये जो इंडिया घिनौनी हरकतें कर रहा है, इसको ये रोकनी चाहिए और किसी और जगह जाके इसको बदअमनी नहीं फैलानी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स, मतलब पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी फेलियर है। लैप्स का मतलब है जी फेलियर है, लैप्सिस। पाकिस्तान के अंदर ये भी एड्रेस करना चाहिए कि क्यों आप लोग जो हैं इन एजेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉरेन ऑपरेटिव जो हैं हैव बीन एबल टू कंडक्ट ऑपरेशन विद इन द कंट्री, किस तरह ये बाहर के बंदे एक मुल्क के अंदर आके जो हैं ये ऑपरेशन कर लेते हैं। और ख़ास तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो गल्फ़ नेशंस हैं इनकी भी सपोर्ट होती है। तो इस्लामाबाद को ये जो फॉरेन एलीज़ हैं इनसे कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, जो ये इत्तेहादी हैं, और उन्हें कहना चाहिए ख़ास तौर पे गल्फ़ नेशन को कि वो इन एजेंट्स की, इंडियन इंटेलिजेंस की मदद ना करें और पाकिस्तान की जो ज़मीन पे ये जो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ हैं ये ना हों। और ये जो शेयर, अगर हमें कोई एविडेंस मिले इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का, तो हमें रेलिवेंट जो गवर्नमेंट्स हैं गल्फ़ की या और जो एलीज़ हैं, बड़े बड़े जो मुल्क हैं, उनके साथ शेयर करें और उनको बताया जाए कि इंडिया किस तरह घिनौनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। रिपोर्टेड इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन असैसिनेशन, ये जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है कत्ल कैंपेन में। स्ट्रेंथन पाकिस्तान केस रिगार्डिंग इंडिया अलेज्ड डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, अगर हम रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश करें और ये जो इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें कि इंडिया किस तरह कत्ल करवाता है, तो हम जो हैं फिर इंडिया पे पूरी तरह जो हैं इस पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं पूरी तरह कि ये बलूचिस्तान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे बलूचिस्तान की सरज़मीन में डिस्टेबलाइजेशन जो है वो पैदा हो रही है। पाकिस्तान शुड कन्वे थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, पाकिस्तान को जो है अपना डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसके ज़रिए मैसेज देना चाहिए। सच सबवर्सिव, ये जो डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको रोका जाए एंड इट्स सोवरेंटी रिस्पेक्टेड, पाकिस्तान की जो सोवरेंटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। अदरवाइज़ क्या होगा जी, इट रिवर्सिस द राइट टू रेज द इशू एट इंटरनेशनल फोरम, ठीक है, सॉरी, इट रिजर्व्स द राइट टू रेज द इशू एट इंटरनेशनल फोरम। अदरवाइज़ जो है पाकिस्तान क्या करे जी, इंटरनेशनल फोरम पे जाए और वहाँ जाके जो अपना जो राइट है अपनी आवाज़ रेज़ करने का, वहाँ जाके इस इशू को रिपोर्ट करवाए। सेकंड फेज़, ठीक है जी, दूसरा एडिटोरियल है। सेकंड फेज़ के अंदर राइटर कहता है पाकिस्तान हैज़ होस्टेड 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़, पाकिस्तान ने 40 लाख जो अफ़गान पनाह गुज़ीर है ना रेफ्यूजीज़, 40 साल तक उनको पाकिस्तान में रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाईलाइटिंग इट्स जेनरोसिटी, जो शो कर रहा है पाकिस्तान इन पे बड़ा मेहरबान रहा है, बट आल्सो रिवीलिंग सिग्निफिकेंट चैलेंज, लेकिन पाकिस्तान को सिक्योरिटी और रिसोर्सेज चैलेंज भी आए और साथ साथ पाकिस्तान ने अफ़गानियों की तरफ बड़ी मेहरबानी भी शो की। रिपोर्ट्स जस्ट अ सेकंड फेज़, कहता है अब दोबारा पाकिस्तान जो है फ़र्स्ट फेज़ में जो इलीगल अफ़गानी थे उनको पाकिस्तान ने तकरीबन 5 लाख थे उनको भेजा है। अब सेकंड फेज़ के अंदर रिपैट्रिएशन होता है, वतन वापसी।
अब दोबारा जो डॉक्यूमेंटेड अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनको भेजा जाएगा। कहता है कि ये दोबारा जो सेकंड फेज़ में हमने अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को भेजना है ना, इससे जो कंसर्न है प्रॉम्प्टिंग होता है, बढ़ता जा रहा है कि हम क्या कर लें जी, अफ़गान तालिबान के साथ जो हैं वो डायलॉग कर लें और जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स हैं उनके साथ भी डायलॉग कर लें, ताकि जो है एक मियाना रवि और एक दरमियाना रास्ता हम अडॉप्ट करें। तालिबान जो है वो बड़ी राइटफुली कहता है कि पाकिस्तान क्या करे जी, रिस्पेक्ट करे अपने ट्रीटमेंट में जो उनके सिटीज़न पाकिस्तान के अंदर एज अ रेफ्यूजीज़ हैं। लेकिन राइटर कहता है कि वो ख़ुद भी तो उन रेफ्यूजीज़ को रिकोगनाइज़ करें। जब वो पाकिस्तान उनको वापस भेजेगा तो वो क्या करें जी, उनको वो पूरे जो अफ़गान सिटीज़नशिप हैं उसके राइट्स दें और उनके जो राइट्स हैं उनकी कह लो कि शिकनी ना करे, उनके राइट्स छीने ना। जब ये रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएंगे तो अफ़गानिस्तान भी जो है उनको पूरे सिटीज़नशिप के क्या दे, राइट दे। काबुल शुड गारंटी द राइट ऑफ रिटर्नरीज। तो काबुल जो है उसको इन रेफ्यूजीज़ जो वापस जा रहे हैं इनको राइट्स देने चाहिए, सो डैट जो पास्ट में मिस्टेक हुई थी कि डिसप्लेसमेंट, ये अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, अब ये हरकत ये दोबारा ना करें। फोस्टरिंग देयर सक्सेसफुल री इंटीग्रेशन, फोस्टरिंग होता है परवरिश करे, बेहतर करे उनकी, जो रेफ्यूजीज़ जाएंगे उनको दोबारा अफ़गान सोसाइटी में मर्ज करवा दे, री इंटीग्रेट करवा दे। इंटरनेशनल कम्युनिटी है जी, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्री है ना, उन्होंने वादा किया था कि वो क्या करेंगे, अफ़गानिस्तान की मदद करेंगे। वार और टेरर के दरमियान उन्होंने मदद की, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वार और टेरर ख़त्म हुई, अब एड नहीं मिलती। तो जो वेस्टर्न कंट्री है उनको मदद करनी चाहिए ताकि वहाँ के हालात बेहतर हों और वो पाकिस्तान को तंग ना करें। पाकिस्तान शुड एड्रेस वैलिड कंसर्न थ्रू आ वॉलंटरी। पाकिस्तान को ये जो मसला है इसको अब थोड़ा एक बड़े वॉलंटरी तरीके से, मतलब वो जो सिटीज़नशिप यहाँ ये जो अफ़गानी जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेड, उनकी मर्ज़ी भी पूछ ले, ऑर्डरली एक बड़े तरीके से, मतलब बेसब्री से, जिस तरह पहले किया थर्ड सीन उस तरह ना करे, एक बड़ी तरतीब से इनको वापस भेजे। ह्यूमन रिपेट्रिएशन प्रोसेस, मतलब इसमें इंसानियत का मुजाहरा करे जो वतन वापसी है रेफ्यूजीज़ की, और केयरफुल इसमें प्लानिंग करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इन्वॉल्व करे, अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे। और ये जो यूनाइटेड नेशन का जो ये है UNHCR, ठीक है, हाई कमीशन जो है रेफ्यूजीज़ का यूनाइटेड नेशन का, मतलब ये जो रेफ्यूजीज़ को देखता है, इसको भी बीच में इन्वॉल्व करे, ताकि जो लास्ट टाइम हमने भेजे थे ना, उससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो थोड़े टफ़ हो गए थे। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो इससे मामलात जो हैं वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ये कहना है राइटर का। द अल्टीमेट गोल इज़ अ पीसफुल, हमारा मकसद है कि पीस रहे, स्टेबल फ्यूचर रहे, दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहें। नेक्स्ट जो थर्ड एडिटोरियल है, GE आउटब्रेक। GE गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है ना, ये क्या होता है जी, जो आपका माउथ होता है ना, वहाँ से एक नाली चलती है, फिर आपके मैदा बनता है, मैदा होता है खुराक इधर आती है, फिर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो फिर सारा खाना जो है ना आप रिमूव कर देते हो, वेस्ट, ठीक है। अब ये नाली पूरी जो है ना, इसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब जी गंदा पानी पीने से ना ये पेट में, यहाँ पे आपके मैदे के अंदर, ये नालियों के अंदर जरासीम आ जाते हैं, जिससे फिर आप बीमार हो जाते हैं। तो कहता है कि ये जो है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है ना, ये बीमारी जो है क्या हो गई, आउटब्रेक हो गई है, फैलना शुरू हो गई है। कहाँ पे, पाकिस्तान का जो शहर है कराची के अंदर, एक पॉपुलस सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे। चैलेंज आ गया है, अ सर्ज इन क्राइम वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, और आउटब्रेक है जी, फैलती जा रही हैं बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो गंदा पानी पीने से होता है। एक वहाँ पे हॉस्पिटल है जी, रुथ पोफो सिविल हॉस्पिटल, ये एक पर्सनैलिटी हैं जर्मनी की, उनके नाम पे है। वहाँ पे कहते हैं 1500 नए केस जो हैं अवर वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ये जो केसेस हैं गैस्ट्रो एंटराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन, ये नाली जो है इसके हैं, जो आपके स्टमक का दर्द होता है, आंतों में दर्द होता है। 70 से 80% जो हैं मेडिकल इमरजेंसी में इन मरीज़ों को लाया जा रहा है। कहा जाता है कि गंदा पानी पीने से ये बीमारी जो है उनको हो रही है। तो क्या कहता है राइटर कि मैनी रेजिडेंट रिलाई ऑन बॉइलिंग टैप वाटर,
जो रहायशी हैं कराची के, या तो वो जो टैप वाटर है उसी को बॉयल करके पीते हैं, या फिर डोमेस्टिक घरों में उन्होंने फ़िल्टर लगाए हुए हैं थोड़े बहुत, उससे वो पीने का पानी लेते हैं। हालांकि वहाँ पे जो एफ्लुएंट लोग हैं ना, अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो भी इन बीमारियों से नहीं बच पाते। तो इसका मतलब है वहाँ पे साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड, तो ये अर्जेंट ज़रूरत है कि वहाँ पे सेफ़र वाटर प्रोवाइड किया जाए, और वहाँ पे जो प्योरीफिकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर की जाएं, और कराची का जो वाटर है और जो सीवेज का ऑपरेशन है उसको बेहतर किया जाए, वरना लोग धड़ाधड़ बीमार होंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ ऑफिशियल शुड इंगेज विद कम्युनिटी, और जो वहाँ के लोग हैं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ के, वो लोगों के साथ जो हैं वो बातचीत करें, उनको एहतियाती तदाबीर का बताएं, प्रिवेंटिव मैयर, बेटर हाइजीन, सफाई सुथराई का निज़ाम बताएं। इस तरह की प्रैक्टिस करने से ये जो बीमारी है इससे लड़ा जा सकता है। कम्बाट का मतलब है इसका मुकाबला किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी ओपिनियन, इट इज़ नॉट द NFC अवार्ड। ठीक है जी, शहाब उस्तु साहब जो है नी, ये हैं वकील और एकेडमिक हैं भाई, मतलब इल्म से इनका बड़ा लगाव है। क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स रेवेन्यू बेस, कहता है कि जो रेवेन्यू जो है उसको बढ़ाने की बजाय सेंटर जो है ना, मतलब इस्लामाबाद, वो क्या कर रहा है, सूबों को वो सॉरी, ये मुझे थोड़ा सा आपने इसको कर देना है इम्पोवरिशिंग। इम्पोवरिशिंग जो है इसका मतलब होता है गरीब करता जा रहा है। ठीक है, जोड़ शोड़ कर के जो है वो कुछ लफ्ज़ ठीक हो जाते हैं। तो आपने कहना कि ये जो है ना इस्लामाबाद जो है, वो बजाय कि अपना रेवेन्यू बढ़ाए, वो क्या कर रहा है जी, सूबे जो हैं उनको और गरीब करता जा रहा है। तो क्या कहना है इनका, पाकिस्तान हैज़ हिस्टोरिकली ग्रेपल्ड का मतलब होता है लड़ाई रही है पाकिस्तान में, ये मसला रहा है। दो परसिस्टेंस चैलेंज जो हैं पाकिस्तान में, दो ऐसे चैलेंज हैं जो हमेशा से हैं, एक तो सिविल मिलिट्री इम्बेलेंस, और उसके अलावा जी अनफेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो रिसोर्स हैं उनको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस के दरमियान, जिसकी वजह से जो है डेमोक्रेसी इम्पेक्ट होती है और फेडरलिज्म जो है ये क्या होती है, इम्पेक्ट होती है। कहता है ये हमें ज़रूरत है कि हम रिव्यू करें जो 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है। ये जी एक अवार्ड है जो रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और प्रोविंस के दरमियान। अलेजिंग इट फेवर प्रोविंस, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो NFC अवार्ड है ये प्रोविंस को फेवर करता है और फेडरल गवर्नमेंट के ख़र्चे जो है वो बढ़ाता है। लेकिन कहता है कि लैक साउंड इकोनॉमिक रीजनिंग, इस पे कोई जो सही तरह की जो साउंड रीजनिंग है वो इसमें हमें नज़र नहीं आती, गैर मौजूद है। डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, डिसरिगार्ड होता है नज़रअंदाज करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 उसकी जो अहम पॉइंट्स है उसको ये क्या करता है जी, नज़रअंदाज करता है। तो ये क्या कहता है जी राइटर, देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़ोर देता है कि पावर को डिवॉल्व किया जाए, पावर को जो है वो सेंटर में ना रखा जाए, सेंटर से प्रोविंस के पास पावर जाए और प्रोविंस से लोकल गवर्नमेंट के पास जाए। विद फेडरल गवर्नमेंट की, कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि वो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल उसको देखे और फॉरेन पॉलिसी बनाए और फॉरेन रिलेशन बेहतर करे। फिस्कल फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरल है उसके पास खसारा है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, बजट जो होता है कम होता है, हैज़ बीन री इन्फोर्स्ड ओवर टाइम, और ये जो खसारा है बढ़ता जा रहा है। विद पास्ट अवार्ड रिफ्लेक्टिंग एफर्ट टू स्ट्रेंथन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये जो NFC अवार्ड है ये क्या करता है जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाता है। और उसके अलावा जी एड्रेस हिस्टोरिकल इंजस्टिस, और जो तारीख़ में नाइंसाफ़ी होती आई है उसको ये एड्रेस करता है। लेकिन फेडरल कहता है कि NFC अवार्ड एक गुड स्टेप नहीं है, क्योंकि इससे फेडरल के ख़र्चे कौन ले जाता है, सूबे ले जाते हैं। 7th NFC अवार्ड जो था ये 2009 में आया था। ये जी एक इनोवेटिव पैरामीटर था जिसके ज़रिए रिसोर्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे की जाती थी, पॉपुलेशन की बेस पे, बैकवर्डनेस की बेस पे, पॉपुलेशन डेंसिटी की इन्वर्स की बेस पे। जिस तरह पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनको शेयर ज़्यादा मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्शन की बेस पे, और उसके अलावा जो है फेयर एलोकेशन, मतलब जो था हमारा
मेन मकसद था एनएफसी का कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी फेयर एलोकेशन हो जाए तमाम पाकिस्तानी के सूबाई लोगों को, और उसके अलावा फेडरल वाले जो सरकारी लोग हैं उनको। रिसेंट अटेम्प्ट टू रोल बैक, कहता है ये जो अभी कोशिशें की जा रही हैं, रोल बैक होता है इस प्रोग्रेस को कम करने के लिए, सेवन्थ अवार्ड को के जो बेनिफिट्स हैं इसको कम करने के लिए अगर हमने इसको रिवर्स बैक कर दिया एनएफसी अवार्ड को, तो क्या होगा जी, डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये जो डेमोक्रेसी के ज़रिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये अंडरमाइन होगी। रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें फेयरनेस नहीं आएगी। और कहता है कि ये जो हमारे पास गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंसीज एंड पॉलिसी फेलियर, कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट बजाय इसके कि वो क्या करे जी, अपनी जो पॉलिसी इन फेलियर है और जो इनएफिशिएंसी है उसको एड्रेस करने के बजाय वो क्या कर रही है जी, रोल बैक कर रही है कि इसको एनएफसी अवार्ड को। ये कहना है जी राइटर का। और जी क्या कहता है राइटर, रेदर देन ब्लेमिंग द एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान चैलेंज लाई इन एक्सपेंडिंग रेवेन्यू जनरेशन। तो राइटर कहता है कि एनएफसी अवार्ड को ब्लेम करने की बजाय पाकिस्तान अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाए और उसके अलावा जो फिजिकल मैनेजमेंट है उसको एड्रेस करे। इस तरह एक ऐसा कंडूसिव ग्रोथ वाला माहौल बनाए जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ बेहतर हो, इन्वेस्टमेंट आए, तो ये सारे मसले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। क्योंकि जब आएगा पैसा तो सारा कुछ हो जाएगा ठीक। वेयर इज़ आवर प्ले ग्राउंड, हमारे खेल के मैदान कहाँ गए, ठीक है। तो ये बड़ा जी ज़बरदस्त किस्म का है ओपिनियन। अली ख़याम साहब जो हैं ये लिखते हैं कि स्कूल शुड ऑफर स्ट्रक्चरल एंड मीनिंगफुल फ़िज़िकल एजुकेशन, मतलब स्कूलों में सिर्फ रट्टे ना लगवाए जाएँ, बच्चों को फ़िज़िकल एजुकेशन दी जाए। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक के बच्चे स्कूलों में आके खेलें कूदें पढ़ें। तो इसका वो कह रहा है कि जो प्ले ग्राउंड होते हैं ना उनका क्या फ़ायदा होता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे, ये बताएगा। पाकिस्तान चिल्ड्रन हैव लिमिटेड एक्सेस टू प्ले टाइम, पाकिस्तान के बच्चों को खेलने का टाइम भी बड़ा कम दिया जाता है। और जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो उनमें प्ले ग्राउंड ज़्यादा अच्छे हैं, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। कहता है पाकिस्तान में सिर्फ 7% बच्चे हैं जिनको प्ले ग्राउंड तक एक्सेस है, और जो लड़कियां हैं ना उनको कल्चरल नॉर्म्स की वजह से ये भी अवेलेबल नहीं है। प्ले इज़ क्रूशियल फॉर चिल्ड्रन होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो ये खेल होते हैं बच्चे की जो मेंटल फिज़िकल इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ये के लिए ज़रूरी होता है। विद स्टडी शोइंग इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम ये खेलें भी तो फिज़िकल और जो कोग्निटिव हेल्थ है, कोग्निटिव होता है ये सोचने समझने की जो हेल्थ, ये बेहतर होती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सोशल स्किल्स आती है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना आता है, बर्दाश्त बढ़ती है खेलने कूदने से। आ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, कहते हैं कि एक हमने ट्रायल लिया है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सिंध के अंदर, देखा गया है कि जहाँ पे बच्चे खेलते थे ना गेम करते थे वहाँ पे रिडक्शन देखने को मिली है। बुलिंग होता है अपने से कम तर को डराना धमकाना, जिस तरह गालियाँ देना। तो कहता है बुलिंग उनमें कम होगी बच्चों में जो खेलते हैं। मेंटल हेल्थ उनके जो है वो ठीक नज़र आई, ठीक है। जो लोग रेगुलर स्पोर्ट का प्रोग्राम थे अनलेस निस्बत उन लोगों के जो खेलते नहीं थे और सारा दिन जो है वो बैठे रहते थे। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान लैक ऑफ एम्फासिस ऑन स्पोर्ट, पाकिस्तान जो है वो खेलों पे ज़ोर नहीं देता। ये हमें एविडेंट भी नज़र आता है। इसका सबूत ये है कि जो ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है और हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही कि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में आएँ। विद द नीड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट, तो हमें ज़रूरत है कि जो स्पोर्ट्स हैं इसको इंटीग्रेट किया जाए एकेडमिक के साथ, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस पे ज़ोर दें और कंप्रीहेंसिव फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम लाए जाएं। और स्कूलों के अंदर जो है फ़िज़िकल एजुकेशन जिसमें बच्चों को फ़िज़िकली जो है एक्सरसाइजेज़ खेल वगैरह जो हैं उनको सिखाए जाते हैं, उस पे जो है तवज्जो दी जाए। प्राइमरी स्कूलों के अंदर ऐसे टीचर आएँ जो बच्चों को क्या करें जी स्कूल अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन पे दें। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड इन स्कूल, स्कूलों के अंदर प्ले ग्राउंड नहीं है। प्राइवेट जो स्कूल हैं ख़ास तौर पर उनके पास तो ना होने के बराबर हैं। तो ये ज़रूरत है कि बजट दे गवर्नमेंट और क्या करे जी फैसिलिटेट करे, और इस तरह प्ले ग्राउंड आएंगे तो बच्चे भी खेलेंगे तो वो खुश होंगे, इस तरह मुल्क खुश होगा, मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी। सिटी एंड लोकल गवर्नमेंट, जो सिटी है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पब्लिक प्ले ग्राउंड
की प्रायोरिटी देनी चाहिए, पार्क्स बनाने चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के, और उसके अलावा बच्चों को जो है ऐसी स्पेस दी जाएँ जहाँ पे मतलब वो खेलने, और वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो ना आए, क्योंकि जहाँ भी जगह होती है वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट आ जाते हैं, प्ले ग्राउंड ख़त्म हो जाते हैं। कल्चरल नॉर्म्स जो हैं और सोशल टैबू जो हैं लड़कियों को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो लड़कियां जो हैं स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें लड़कियों को फैसिलिटेट किया जाए, सिविल सोसाइटी, रिलीजियस लीडर जो हैं और एकेडमिक जो हैं, ये सारे मिल के इंश्योर करें एक सेफ़ और आउटलेट, मतलब ऐसी एग्ज़िट, ऐसा माहौल दें जिसमें लड़कियां भी खेलें और वो भी आके अपनी जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो स्किल्स हैं उसका मुजाहरा करें। नेक्स्ट है जी कोस्टेंट डिक्लाइन। कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना डिक्लाइन है किसका, वो देख लेते हैं जी। नसीर मेमन साहब है जी, इन्होंने लिखा है जी, वी स्पेंड मोर ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, कि हम पाकिस्तान अपना सारा पैसा अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, इंटरनल ह्यूमन सिक्योरिटी पे नहीं लगाते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अगर जिस जगह पे है ना, कि अगर इस जगह पे ना होता, जिस तरह कनाडा है और बाकी हैं, उनको आपस में थ्रेट नहीं है, तो हम भी कहीं के कहीं होते। हमारा पैसा जो है वो लड़ाइयों में ही चला जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, जिस तरह एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, उसमें पैसा नहीं लगता। क्या कहता है राइटर, पाकिस्तान रैंकिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ डिक्लाइन। इंसानों की जो डेवलपमेंट है तलीमी लिहाज से और सेहत के लिहाज से, पाकिस्तान उसमें बहुत नीचे जा रहा है, और ये रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल। विद 7% ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस टू प्ले ग्राउंड, 7% ऐसे बच्चे हैं जिनको खेलों तक रसाई है, प्ले ग्राउंड तक। एग्जेसिबरेटेड बाय पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में ये मसला क्यों कम है, पाकिस्तान में को ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम इसलिए है कि यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है, नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड आ जाता है, पुअर गवर्नेंस है और महंगाई है। फिर कहता है कि जो सार्क के कंट्री है ना, ये साउथ एसोसिएशन, आपको पता है 8 कंट्री है इसके अंदर, इसको आपने कमेंट में बताना है। सार्क जो है स्टैंड फॉर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसके अंदर क्या है जी, लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। और कहता है कि पाकिस्तान जो है इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव इससे भी पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और उसके अलावा जी राइटर का कहना है द कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस हैज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइन, पाकिस्तान का ये डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्टेटस है वो कम होता जा रहा है पिछले सालों से, पार्टिकुलरली इन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर बोथ जेंडर। और और ये कहता है कि जो हमारे पास दोनों जेंडर जो है, ख़ास तौर पे लड़की मेल हो या फीमेल, दोनों का ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें क्या आता है जी, कम नज़र आता है। प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज़, और कहता है कि जो हमारे सूबे हैं उनके अंदर ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो मतलब कह लो कि अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, ह्यूमन कैपिटल आउटकम जो हैं, अच्छा ह्यूमन कैपिटल आउटकम जो हैं ये भी हमारे सूबों में डिफरेंट नज़र आती हैं। मतलब जिस तरह बलूचिस्तान और सिंध है वो बॉटम पे हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलप आउटकम में। ह्यूमन कैपिटल आउटकम क्या होती है, ये वो आउटकम होती है जिसमें सिटीज़न के अंदर जो है स्किल्स डेवलप की जाती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप की जाती है। उसके लिहाज से बलूचिस्तान और सिंध जो हैं वो ग्लोबल बॉटम पे हैं। तो कहता है कि हमें ज़रूरत है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। पाकिस्तान लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, पाकिस्तान एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल सेफ्टी नेट्स में बहुत कम खर्च करता है। और उसके अलावा जी इसका ज़्यादातर जो पैसा है वो डेप्थ मतलब अपना जो कर्ज़ा है उसमें चला जाता है, कर्ज़ा उतारने में, और हिंडर इट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ये अपने लोगों की डेवलपमेंट में जो है पैसा खर्च नहीं कर पाता। इस वजह से हमारा जो HDI है वो क्या है जी, कम होता जा रहा है। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो कोई और हैं, इंक्लूडिंग एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, हम बॉर्डर पे जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं। इंटरनल ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब इंसानों पे कम खर्च करते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो परेशान कुन होती जा रही है, इकोनॉमी इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, और साइकिल ऑफ जो अंडर डेवलपमेंट है वो देखने को मिलती है। बच्चों को खाने की जो ग़िज़ा है मुकम्मल वो नहीं मिलती। विदाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, जब तक हम इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे इकोनॉमी के अंदर और ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे,
पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट रिमेन ब्लीक, पाकिस्तान का जो मंजर है डेवलपमेंट को लेके वो ब्लीक रहेगा, बैरन रहेगा, वो जो हमेशा हमें पीछे ही दिखाई देगा। लास्ट है जी मेड इन पाकिस्तान। इसमें जी सैयद रज़ा हुसैन साहब कहते हैं द सेल्स ऑफ सेवरल लोकल ब्रांड, अभी जो पाकिस्तान की जो लोकल ब्रांड है ना उनकी सेल बढ़ गई है, ठीक है, और ये अच्छी खासी इनके नंबर जो हैं वो बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? तो ये राइटर कहता है कि जो इसराइल की कंपनियां हैं ना उनकी प्रोडक्ट्स ने ना पाकिस्तानियों ने छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लोकल ब्रांड है उनकी सेल बढ़ती नज़र आ रही है। तो कहता है ये स्लोगन है हमारा, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें ख़रीदें तो इससे भी हमारा इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। एम टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। बोल्स्टर द नेशनल इकोनॉमी, इससे क्या होगा जी, बोल्स्टर होता है बेहतर होगा, हम इस तरह हमारी जो नेशनल इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। रिड्यूस इंपोर्ट, इंपोर्ट को कम करें, फॉरेन जो एक्सचेंज रिज़र्व हैं उसको बढ़ाएं, उसको कंजर्व रखें। तो लोकल प्रोडक्ट्स लेने से फॉरेन जो एक्सचेंज है वो भी कंजर्व रहता है। लोकल ब्रांड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट इकोनॉमी, तो लोकल जो ब्रांड होते हैं वो हमारी इकोनॉमी डेवलप करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। फोस्टरिंग सेल्फ सफिशेंसी, इससे सेल्फ सफिशेंसी बढ़ती है, जॉब क्रिएट होती है, वेल्थ जनरेट होती है मुल्क के अंदर, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। तो इसलिए लोकल ब्रांड का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है पाकिस्तान में। लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर लोकल चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो उस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और जो रिस्क है एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल शॉक्स एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, और जो प्राइसेस अचानक ऊपर नीचे होती हैं इसमें भी हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। रीसेंट कंपेन एडवोकेटिंग द बाइकआउट फॉरेन ब्रांड, ये जो भी कंपेन चली थी कि फॉरेन ब्रांड को बाइकआउट करो, ख़ास तौर पे इसराइल को लेके, ये पाकिस्तान के लिए इफ़ेक्टिव रहा है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज सेल फॉर लोकल ब्रांड, लोकल ब्रांड की जो एक्सपेंशन है और जो प्रोडक्शन है कैपेसिटी वो बड़ी है, जो कि एक गुड जेस्टर है फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स फॉर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान के अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो ऐसी अच्छी चीज़ें पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पे गारमेंट्स, कपड़े वाली, स्पोर्ट आइटम एंड एडिबल गुड्स। कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर, ये जो स्टेक होल्डर हैं बड़ी बड़े कंपनियों के मालिक हैं वो क्या करें जी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आएँ, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे और इस तरह अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, तो लोकल प्रोडक्ट जो है बेहतर होगी, उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो हमारी आवाम जो है फिर वो क्या करेगी, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें इस्तेमाल करेगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री, और ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए जाएं, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, उनको फाइनेंस जो है उसकी फैसिलिटीज़ दी जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, और इस तरह जी क्या होगा जी, उनको इनकरेज किया जाए। इंपोर्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूशन वो बना लें, ठीक है, हमें जो है वो इंपोर्ट ना करनी पड़े, बल्कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट ही करें। इससे हमारी जो सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ सफिशेंसी है, वो हम क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। अ कम्प्रीहेंसिव 5 ईयर लोकलाइजेशन इकोनॉमिक प्लान शुड बी डेवलप, 5 साल पाकिस्तान क्या करे कि लोकलाइजेशन इकोनॉमिक प्लान बना ले। गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर क्या करें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको सेल्फ सफिशेंसी गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लाए, और इसको क्या कर दे जी, इकोनॉमी को स्टेबल कर दे, ठीक है। लास्ट पे जी मुश्किल लफ्ज़ हैं जी, उनके मैं मीनिंग बता देता हूँ। इंटरेक्टेबल होता है नाकाबिले हल, ओडिसी बेइंतहाई मुश्किल, गैमट होता है पूरी चीज़ों का दायरा, प्रिज्म होता है पुर्जा, अनएबलर कार्रवाई को मुमकिन बनाने वाला, मोरिंग मजबूत बंधाओ, आगे हैंडी वर्क होता है हाथ की कारीगरी, क्रीडेंस होता है एतबार, बिहेस्ट हुक्म, स्पोक होता है खौफ, ब्रेजीनेस बेबाकी, सब्टरफ्यूज होता है फरेब। ये थे जी आज की मुश्किल लफ्ज़। तो प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल सजेशन इन द कमेंट्स, डू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ डू नॉट forget to subscribe the channel, press the bell icon so that you shall get the notification of the videos as soon as it gets uploaded on the channel। सब्सक्राइब करें, दुआ करें, और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुश्किलात के बावजूद अगर आप डटे हुए हैं तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।